सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से नियमित सुबह 5 बजे आपको मिलता है डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है, हम आपको बता दें, आज दिनांक 19 सितंबर 2023 को अंबेडकर संदेश के माध्यम से आज का जो विषय होगा वो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। अंग्रेज सरकार इस देश नहीं करती है। क्या नहीं करती है, ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के शब्दों में बाबा साहब एक स्पीच देते हैं और उस स्पीच में इस बात को बहुत विस्तार से रखते हैं कि आखिर अंग्रेज सरकार को भारत के अंदर क्या करना चाहिए और वो क्यों नहीं करती है ऐसा। अपने देश इंग्लैंड में अंग्रेज सरकार बहुत कुछ करती है समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, लेकिन भारत में जब वो शासन कर रही है तो भारत के अंदर क्यों कुछ नहीं करती। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बहुत विस्तार से बाबा साहब ने यहाँ पर सीधे अंग्रेजों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से, इंडिया से। हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 393 से 397 तक आज का जो अंबेडकर संदेश है, इसमें बाबा साहब का स्पीच के साथ साथ कई सम्मानित बाबा साहब के अनुयायियों का, बाबा साहब के साथ चलने वालों का भी स्पीच यहाँ पे सम्मिलित है। आपके अंदर यदि धैर्य है तो निश्चित रूप से आप बाबा साहब का जब तक स्पीच यहाँ पर हुबहू भाषण नहीं सुन लेंगे तब तक इस अंबेडकर संदेश को आप बाज करते रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बाज करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है और ऐसे में आप धैर्य के साथ इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर बात करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सम्मानित साथियों, इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में पूछा जाएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका आपको देना होगा जवाब, और हमें बेसब्री से इंतजार रहता है आपके जवाब का। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुणे जिला, नासिक जिला तथा अन्य जगहों के लोगों की तरफ से मानपत्र और थैलियाँ अर्पण करने का संयुक्त कार्यक्रम हाल ही में शाही अंदाज में संपन्न हुआ। 23 अप्रैल 1933 को रात 9 बजे मुंबई के दामोदर हाल के पीछे जो बड़ा सा मैदान है उसमें बड़ा मंडप खड़ा किया गया था, उसमें मंच खड़ा किया गया था, कोच और कुर्सियाँ लगाई गई थी। देखने वालों को ये सब किसी राजा के दरबार सा लग रहा था। इस समारोह के लिए बाहर से भी कई लोग आए हुए थे। कुल 8 से 10 हज़ार का जन समुदाय था। मंच पर ऊंची जगह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अध्यक्ष राव बहादुर बोले और डॉक्टर सोलंकी बैठे थे। उनके इर्द गिर्द कोच पर श्री सहस्त्रबुद्धे देवराव नाइक, भाई प्रधान, डॉक्टर प्रधान, श्रीमती सरलाबाई प्रधान, प्रोफेसर कंगले, श्रीमती गीताबाई कंगले, अश्वेकर कबले, खांडके, भाई चित्रे, कमलाकांत चित्रे, रणखांबे, भाऊ गायकवाड़, दाढ़ी, काले, जादव आदि लोग मौजूद थे। सम्मानित साथियों, अब हम सीधे ले चलते हैं वहाँ पर जो स्पीचेज हुए, आखिर किसने क्या स्पीच दिया। अध्यक्षता कर रहे यहाँ पर राव बहादुर एसके ने अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, यहाँ इकट्ठा हुए जन समूह से इस बात का पता चलता है कि आप लोगों में कितनी जागृति हुई है। आपको गहरी नींद से जगाने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। ये हमारे समाज का भाग्य है कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे समाज में पैदा हुए। वे पूरी दुनिया के नेता बनने के काबिल हैं। उनकी लाइब्रेरी देखने पर इस बात का पता चलता है कि उन्होंने कितनी पढ़ाई की है और वे कितना पढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन के समय राजनीति जानने के लिए उन्होंने राज्य के संविधान की किताबें अपने पैसे से खरीद कर पढ़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सोच जात केंद्रित है, लेकिन ये बात गलत है। साइमन कमीशन को रिपोर्ट देते हुए ये बात स्पष्ट हो चुकी है।
उस समय राष्ट्रीय विचारधारा वाले कई लोगों ने उनकी प्रशंसा भी की है। डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही निर्भिमानी हैं। सरकार ने उन्हें जेपी नाम देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वे लेने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही निष्प्रह व्यक्ति हैं। गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने जो भाषण दिए हैं उनसे इस बात का पता चलता है, मुंबई काउंसिल में उनके जैसा स्पष्ट वक्ता नेता नहीं मिलेगा। अपने समाज के हित के आगे वे किसी की परवाह नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है सम्मानित साथियों। बाबा यहाँ पर राव बहादुर कहते हैं कि अपने समाज के हित के आगे वे किसी की परवाह नहीं करते, यानी कि अपने समाज के लिए त्याग और बलिदान समर्पण का जो अद्भुत उदाहरण बाबा साहब ने प्रस्तुत किया वो आज तक कोई प्रस्तुत नहीं कर पाया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों और अब की संयुक्त संसदीय कमेटी में बिना कोशिशों के बुलाया गया। इसी से उनकी योग्यता का परिचय मिलता है। अब भी वे अपना काम योग्य तरीके से करेंगे, इस बारे में किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। बाद में रापीएल लोखंडे ने नासिक जिले की ओर से दिया जाने वाला मानपत्र पढ़कर सुनाया। फिर इसे चांदी के चषक में रखकर वह बाबा साहब अम्बेडकर को अर्पण किया गया। 501 रुपये की थाली भी नासिक जिले की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अर्पण की गई। उसके बाद हरिभाऊ हनुमंत रोकड़े ने पुणे की ओर से मानपत्र का मसौदा पढ़कर सुनाया। अध्यक्ष के हाथों मानपत्र की 2 प्रतियां बाबा साहब को दी गई, जिनमें से एक सुनहरे फ्रेम में उन सुनहरे अक्षरों से लिखी हुई थी और एक अन्य सादी प्रति थी। पुणे जिले की ओर से थैली अर्पण करते हुए राज्यमान्य शांताराम अनाजी उपसाम ने कहा कि इससे पूर्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के काम में सहायता के लिए पुणे जिले की ओर से 350 रुपयों की एक टाइप राइटिंग मशीन अर्पण की गई थी। आज ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए ये 200 रुपयों की थैली अर्पण की जा रही है। ये कहकर उन्होंने अध्यक्ष के हाथों थैली डॉक्टर बाबा साहब के सुपुर्द की। उसके बाद नायगांव चाल के निवासियों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर को 91 रुपयों की थाली अर्पण करने के लिए राज्यमान्य विट्ठल तानाजी साकरे खड़े हुए। उन्होंने कहा कि समय अभाव के कारण हम इससे बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाए। विनती है कि हमारी इस छोटी सी थैली का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वीकार करें। इतना कहते ही उन्होंने 91 रुपये की थैली अध्यक्ष के हाथों में डॉक्टर अंबेडकर को अर्पण की। उनके बाद ट्राम कंपनी की चाल चौथा माल परेल के पंचों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर को 50 रुपयों की थैली राज्यमान्य चांगू बहरू गार्डे ने अर्पण की। भोर संस्थान के कुछ लोगों ने 17 रुपयों का चंदा किया। बाद में समता सैनिक दल की ओर से फूलों की माला अर्पण करने के लिए राज्यमान्य साल्वी खड़े रहे। माला अर्पण करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि समता सैनिक दल के सैनिकों का सेना में प्रवेश करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोशिश करेंगे। उसके बाद बांद्रा के डिलाइट आदि जगहों के लोगों की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कई मालाएं अर्पण की गईं। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय और मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इससे पहले कि हम बाबा साहब का यहाँ पर स्पीच आप सभी के समक्ष रखें, सम्मानित साथियों, आपने यहाँ महसूस किया किस तरह से जोरदार सम्मान बाबा साहब का किया गया। बाबा साहब सामाजिक आंदोलन के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। पूरा घर परिवार त्याग करके उन्होंने समाज का विशेष ख्याल रखा। आज आप देख रहे हैं एक बड़े कार्यक्रम में बाबा साहब को किस तरह से थैलियाँ अर्पण का कार्यक्रम चल रहा है, मानपत्र पढ़कर सुनाया गया। तो बाबा साहब के द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति खासकर गोलमेज सम्मेलन में जिस तरह से बाबा साहब ने अपना त्याग पर बलिदान और समर्पण का भाव दिखाया, प्रदर्शित किया, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ था और उसकी प्रशंसा पूरा देश कर रहा था। पूरे देश के बहुजन समाज के लोग कर रहे थे। जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों में लगातार मानपत्र बाबा साहब को दिए जा रहे थे, क्योंकि बाबा साहब ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से। वो ये उपलब्धि थी कि बाबा साहब ने राजनीतिक अधिकार दिलाने का भरसक कोशिश किया, जिसमें काफ़ी हद तक बाबा साहब कामयाब हुए। हालांकि 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करते हुए पूना पैक्ट के जरिए कुछ अधिकारों को छीनने का कार्य किया था। बावजूद इसके बाबा साहब ने बहुत क्रांतिकारी कदमों के माध्यम से 17 अगस्त 1932 को जो कम्युनल अवार्ड घोषित करवाया,
प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसमें एक तरह से जो अधिकार हमारे समाज को मिले वो आज भी निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही काफ़ी हैं। लेकिन उन्हीं में से एक अधिकार, दोहरा मताधिकार और पृथक चुनाव क्षेत्र जो मिला था, उसको महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करके छीनने का कार्य किया। सामान्य साथियों, इस बात से हमें जागरूक होते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब हम आपको बताएंगे कि सीधे बाबा साहब यहाँ पर क्या कुछ कहने जा रहे हैं। पूरा भाषण आप अंत तक जरूर वाच कीजिएगा। हमारा ये निवेदन हमेशा रहता है कि आप कम से कम कुछ नहीं तो बाबा साहब का कंप्लीट स्पीच जरूर आप सुना करें, क्योंकि इससे मिलता है एक बहुत बड़ा ज्ञान आपको, और साथ ही साथ बाबा साहब से परिचित होने से, बाबा साहब की विचारधारा परिचित होने से आप वंचित नहीं रहेंगे। और जब आप वंचित नहीं रहेंगे, आप बाबा साहब की विचारधारा से परिचित होंगे, तो समाज का भी मार्गदर्शन आप सटीक ढंग से कर पाएंगे। आज इस समारोह के लिए बाबा साहब कहते हैं कि आज इस समारोह के लिए आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, ये मेरी नज़र में बड़े असंतोष की बात है। क्योंकि अगर पहले जैसे सोचा गया था, वैसे अगर हर एक ज़िले के लोगों द्वारा अलग अलग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया होता तो हर जगह उपस्थित रहना मेरे लिए असंभव हो जाता। इसके अलावा आज जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, उतने लोगों के इकट्ठा होने का मौका भी नहीं बनता। एक और बात अच्छी हुई है कि कल मुझे विदा करने के लिए सबका बंदरगाह पर आना भी अब टल गया है। आज यहीं से मैं आपसे विदा लेता हूं और आप मुझसे विदा लीजिए। बाबा साहब यहाँ पर जाने वाले हैं, कार्यक्रम में विलायत जाने वाले हैं। गोलमेज सम्मेलन 1933 में हालांकि यहाँ पर विलायत जाने का प्रोग्राम बाबा साहब का लगा है, जिसके लिए बाबा साहब यहाँ पर विदा लेते हैं। बंदरगाह पर आकर आप लोग जो जय जयकार और हल्ला गुल्ला मचाते हैं, उससे मैं खुद बौखला जाता हूँ। मेरे साथ पानी वाले जहाज़ से जाने वाले प्रतिनिधियों को भी शायद संकोच महसूस होता होगा। कई लोगों को विदा करने के लिए 4 लोग भी नहीं आते। मैं इसके लिए अपवाद हूँ, क्योंकि मुझे विदा करने के लिए बंदरगाह पर ऐसी भीड़ उमड़ती है कि कोई कीड़ा या चींटी भी घुस ना पाए। असल में ये कोई अच्छी बात नहीं है। गरीब लोग अपना रोजगार छोड़कर बंदरगाह पर केवल मुझे विदा करने के लिए आकर खड़े रहें, ये मुझे उचित नहीं लगता और पसंद भी नहीं है। इसलिए कल कोई भी बंदरगाह पर ना आए। जो भी कुछ कहना सुनना हो वो यहीं पर एक दूसरे से कहा सुना जा सकता है। बाबा साहब को अपने समाज की बहुत चिंता है। अपने सम्मान से भी ज़्यादा बाबा साहब को अपने समाज की चिंता है, अपने समाज के उस वर्ग की चिंता है जो बिल्कुल निचले तबके पर खड़ा है, आखिरी पायदान पर खड़ा है। बाबा साहब का सम्मान करने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग विदा करने के लिए, स्वागत के लिए बंदरगाह पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन बाबा साहब को इस बात का भी कितना एहसास है, आप सोच कर देखिए कि बाबा साहब इस बात को जानते हैं कि जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो अपने रोज़गार को त्याग करके, एक दिन का समय बर्बाद करके, एक तरह से जो पैसा वो कमा सकते हैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, वो यहाँ पर त्याग करके वो यहाँ पर हमारे सम्मान के लिए एकत्र होते हैं। इसलिए बाबा साहब स्पष्ट ढंग से इस बात को कह देते हैं कि आप जो भी कहना है, चूँकि आज कार्यक्रम में आई ही हैं और कल हमें विदाई होनी है, तो दो दिन का समय आपका बर्बाद ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आज यहीं से आप हमें विदा कर दें और हम कल विलायत रवाना हो जाएंगे। ये बात बाबा साहब भी सिर्फ इसलिए कहते हैं कि समाज का, हमारा व्यक्ति का किसी तरह से नुकसान ना हो, आर्थिक नुकसान ना हो, इस दृष्टिकोण से बाबा साहब कहते हैं। जिन जिलों की तरफ से मानपत्र दिए गए हैं उन संस्था चालकों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। पिछले माह नगर जिले के मानपत्र वाले समारोह में मेरे भाषण का इतना ऐसा और इतनी जल्दी असर होगा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन आपको सामाजिक कार्य का एहसास पूरी तरह होने के कारण सामाजिक कार्य को बढ़िया ढंग से चलाया जाए, इसलिए एक होकर कम से कम समय में ही आप लोगों ने आज जो थैलियाँ अर्पण की हैं उनके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। कल और आज मुझे जो कोष मिला है उसका इस्तेमाल मैं सामाजिक कार्य के लिए ही करने वाला हूँ। मैंने इसके लिए एक योजना बनाई है। बाबा साहब बहुत ही पारदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। हम आपको बता दें, बाबा साहब को जो भी समाज की ओर से पैसा मिलता था वो पे बैक टू सोसाइटी करते थे, समाज को ही अर्पित करने का कार्य करते थे। कभी बोर्डिंग खोलकर, कभी बच्चों की शिक्षा के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करते थे, कभी जन जागरण के कार्यक्रमों में आने जाने के लिए उस पैसे का उपयोग करते थे। तो इसलिए सम्मानित साथियों, यहाँ पर सामाजिक
जो कार्य होते थे उन्हीं सामाजिक कार्यों के लिए बाबा साहब उस धन का इस्तेमाल करते थे जो समाज से मिलता था। और निश्चित है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरह से समाज का अपने स्तर से यथासंभव सहयोग लगातार प्राप्त हो रहा है। और यही कारण है कि बाबा साहब समाज के लिए मजबूती के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं मैंने इसलिए एक योजना बनाई है, समाज के लोगों को अच्छा धन मिलता रहे, ऐसी कोई व्यवस्था करने का विचार लंबे समय से मेरे मन में था। बच्चे स्कूल में जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उसी तरह युवक और युवतियों को भी सुधार उन्मुखी बढ़िया ज्ञान प्राप्त होते रहने की ज़रूरत है। इसके लिए कम से कम 4 आने कीमत वाली अच्छी जानकारी वाली किताबें प्रकाशित करने के लिए एक संस्था की स्थापना करने का मेरा विचार है। इसी योजना पर कल और मिली रकम मैं लगाने जा रहा हूँ। गोलमेज सम्मेलन के बारे में आज यहाँ कुछ कहना जरूरी है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब वह परिषद पुरानी हो गई है। इस वार्षिक सम्मेलन के बारे में कुछ कहूँ ऐसा मुझे नहीं लगता। गोलमेज सम्मेलन के 3 चक्कर कट चुके हैं और अब मैं चौथे सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। ये आखिरी बारी है, इसके बारे में विशेष कुछ कहने की मेरी इच्छा नहीं है। एक बात सच है कि पिछले 4 वर्षों में स्पर्शियों के कार्य की बड़ी जिम्मेदारी मेरे माथे पर थी। वह नहीं होती तो शायद मेरी राजनीति कुछ अलग ढंग की होती। उस वक्त मैं 2 पेचों में फंसा था। नंबर 1, अंग्रेज़ों से भिड़ता तो मिस्टर गांधी जी से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, और मिस्टर गांधी जी की सहायता करता तो अंग्रेज़ों से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे संकट में बीच में बाबा साहब फंसे हुए हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मैंने व्यापक ढंग के सामाजिक कार्य को नज़रअंदाज कर रखा था। मेरी मनोदेवता अब मुझसे कह रही है कि अब भले किसी भी तरह का स्वराज आए, अस्पृश्यों का फायदा ही होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक अधिकार यहाँ मिल चुके हैं। 148 सीटें रिजर्व कोटे की मिल चुकी हैं। ऐसे में बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी सरकार क्यों ना आए, स्वराज क्यों ना आए, तो निश्चित रूप से अस्पृश्यों का फ़ायदा ही होगा। इस बारे में जो भी कमियां हैं मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करने वाला हूं, लेकिन अब अस्पृश्यों के कार्य पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। अस्पृश्यों को केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त होना पर्याप्त नहीं है। कई बार हमारे बहुत सारे साथी जो राजनीतिक के जुड़ाव रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम राजनीतिक खासकर विधायक सांसद बन जाएंगे, ये जिला पंचायत सदस्य बन जाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएंगे, मतलब राजनीति के किसी भी पद पर हम आसीन हो जाएंगे, तो मानो कि बाबा साहब का मिशन पूरा हो गया। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होना ही पर्याप्त नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए माननीय कांशीराम साहब भी कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता हमारी चले न चले, राजनीतिक सत्ता में हम हो न हो, हमारा सामाजिक आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। इसी बात को इस ढंग से बाबा साहब के कोटेशन को माननीय कांशीराम साहब भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। राजनीतिक सत्ता हमें मिले और अंग्रेज़ों का ही राज रहे तो हमें 15, 20 या 25 का भी प्रतिनिधित्व मिला तो भी वह किसी काम का नहीं होगा। भोज की पंगत में साथ बैठने का हक पाने के बाद पत्तल में भरपूर खाना परोसा जाएगा, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। इस तरह अंग्रेज सरकार इस देश को अब मैं विशेष हक दिलाने के लिए लड़ने वाला हूँ। जो लोग विदेश जाकर लौटते हैं वे एक बात जानते हैं कि हमारे देश में दरिद्रता बहुत है। यहाँ बीमार गरीब लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं। उस हिसाब से इंग्लैंड में बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं वहाँ जिन्हें ज़रूरत हो, लेकिन जो खरीद नहीं सकते उन सब लोगों के लिए सरकार की तरफ से डॉक्टर की व्यवस्था की जाती है। किसी के पास अगर कमाई का जरिया ना हो तो सरकार उसे नौकरी मिलने तक बेकारी का भत्ता देती है। 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों की कोई व्यवस्था ना हो तो सरकार उसे बुढ़ापे की पेंशन देती है। ये बात बाबा साहब इंग्लैंड की कह रहे हैं। तो अंग्रेज़ सरकार जो इंग्लैंड में है क्या सुविधाएं देते हैं अपने देश में, और भारत में वो सुविधाएं क्यों नहीं देते हैं। गरीब लोगों को ज़्यादा मकान किराया न देना पड़े, इस बात का भी वहाँ सरकार ख्याल रखती है। ऐसे मामलों में सरकार मकान मालिक को ग्रांट देकर लिखवा लेती है कि वह किराएदार से अधिक किराया नहीं वसूलेगी। यहाँ प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है और वह मुफ्त दी जाती है। इतना ही नहीं, माध्यमिक और कॉलेज की पढ़ाई भी वहाँ मुफ्त दी जाती है। लेकिन वहीं अंग्रेज़ सरकार इस देश में अर्थात भारत में कुछ नहीं करती। मुंबई में जल्द ही एक संकट आने की संभावना है। यहाँ के मिल मालिकों
मिल मालिक कामगारों के जो वेतन है वो कम कर रहे हैं, जिसके कारण हड़ताल होकर मिलें बंद होती जा रही हैं। लेकिन यहाँ की सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों में अगर ऐसे आंदोलन, ऐसे हालात पैदा होते तो वहाँ की सरकार चुप नहीं बैठती। शांति कायम रखने के अलावा अपना और कोई कर्तव्य अगर ये सरकार नहीं मानती तो इस वजह से यहाँ की प्रजा को सुख और शांति मिलना संभव नहीं है। केवल राष्ट्र के लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए भी यहाँ के लोगों को व्यापक सत्ता मिलना निहायत ज़रूरी है। इसीलिए अंग्रेज सरकार के हाथों से सत्ता छीन लेने की कोशिश मैं करने वाला हूँ। अभी जो मानपत्र मुझे दिए गए हैं उनमें से एक में कहा गया है कि सुदामा की पोटली की तरह हमारी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुदामा के पोटली की बात आप कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को स्वर्ग में अच्छी जगह मिले इसलिए मेरी कोशिशें नहीं चल रही हैं, वह मेरा काम भी नहीं है। बाबा साहब यहाँ पर एक तरह से आक्रामक ढंग से इस बात को कहते हैं कि आपने कैसे सुदामा की पोटली नाम दे दिया। जो थैली आपने अर्पण किया है सुदामा की पोटली नहीं है, फ्री फंड में नहीं मिल रही है, संघर्ष की बदौलत मिल रही है और ये समाज के कार्य करने के लिए नहीं मिल रही है। सुदामा की पोटली का मतलब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। बाबा साहब इसको बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल इस तरह की बातचीत पसंद नहीं है, जिसको इस तरह के काल्पनिक लोगों के साथ, काल्पनिक चीज़ों के साथ जोड़ा जाए, ऐसा बाबा साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे। और इसलिए बाबा साहब ने यहाँ पर नसीहत दे दी, बहुत बड़ी नसीहत दे दी। बाबा साहब कहते हैं इस लोक में ही आपके क्लेश कम हो, आपको सुख मिले, ये मेरी कोशिश है। इसके लिए क्षण क्षण बचते पैसों की ज़रूरत है, वह मैं आपसे लेना चाहता हूँ और आपको मुझे देना भी चाहिए। यहाँ पर बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से इस बात को कहते हैं कि आपके पास पैसे हों, आपके वर्तमान में ही इसी धरती पर आपको किसी तरह का संकट, शोषण, अत्याचार न हो, इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं। हम स्वर्ग प्राप्ति की बात नहीं कर रहे हैं, काल्पनिक चीज़ों की बात कर ही नहीं रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, किसने और क्यों कहा कि ये हमारे समाज का भाग्य है कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे समाज में पैदा हुए? प्रश्न नंबर 2, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों कहा, बाबा साहब ने क्यों कहा कि अंग्रेज सरकार इस देश में कुछ नहीं करती और संस्था के महत्व पर आपको विचार देना है? सामान्य साथियों, आज के 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना बेहद ज़रूरी है और यही जवाब आपका तय करेगा कि आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश को बड़े धैर्य के साथ अंत तक बात किया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, आपका तय दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। सामान्य साथियों, आपसे निवेदन है कि इस दिए गए अकाउंट नंबर IFC कोड पर आप भी अपना मूल्य योगदान जरूर कर सकते हैं, ताकि हमारा ये वैचारिकी सेंटर जल्द से जल्द बनकर तैयार हो। और इसी निवेदन अनुरोध के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और साथ ही साथ प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट लाइक करना ना भूलें। इसी निवेदन के साथ अब दीजिए इजाज़त, रोकते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।